सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स केस का एंगल सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शॉर्ट में एनसीबी, अपने पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा था। सुशांत सिंह के मौत के बाद बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार ड्रग्स केस में फंस चुके थे। इनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह जैसे कई सितारों से तो कई बार पूछताछ भी हो चुकी था। पिछले एक साल में बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स केसेस को लेकर एनसीबी की निगाहें बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों की तरफ बढ़ने लगी। एनसीबी ड्रग्स अब्यूज के मामले में काफी अलर्ट हो चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते एनसीबी ने शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के केस में हिरासत में ले लेती है और आर्यन खान पर अवैध पदार्थों के कब्जे, उपभोग और बिक्री से संबंधित आरोप लगाए जाते हैं। ड्रग्स मामले में हुई छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। We have some news just coming in. Will after extortion charges in Aryan. सुशांत के मौत के अगले साल 2 अक्टूबर 2021 की तारीख सीआईएसएफ को खबर मिली कि मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज में एक टीवी चैनल की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट के तहत 2 अक्टूबर को वो क्रूज शाम 4 बजे मुंबई पोर्ट से गोवा के लिए रवाना होना था। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के पास थी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में वहां सीआईएसएफ यूनिट को एक गुप्त इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज में मिर्ची पार्टी होनी है और उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होना है। सीआईएसएफ को जैसे ही ये जानकारी मिली तो ऑफिशियल्स ने सीधे इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को इन्फॉर्म किया। सूचना मिलते ही एनसीबी की टीम हरकत में आ गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद इस ऑपरेशन को लीड करने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब ये जान लेते हैं कि ये समीर वानखेड़े कौन है, क्योंकि इस केस में समीर वानखेड़े का बहुत बड़ा रोल है। समीर वानखेड़े ने 2008 में यूपीएससी का एग्जाम कंप्लीट कर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस के पद पर मुंबई में तैनाती मिली। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली है। 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था। इसमें 200 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग शामिल थे, जिनमें कई बड़ी हस्तियां थीं। तब उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट को 87 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। यहाँ तक कि मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान समीर ने कई बड़े फैसले लिए। 2011 में जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, भारतीय क्रिकेट टीम जब सोने से बना वर्ल्ड कप लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उसे भी समीर ने कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद उसे छोड़ा। मुंबई एयरपोर्ट से ट्रॉफी बाहर ले जाने की इजाजत तब मिली थी जब सीमा शुल्क चुका दिया गया, क्योंकि ट्रॉफी सोने की थी। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान से ही समीर वानखेड़े काफी चर्चा में रहने लगे। 2011 के जुलाई महीने में अनुष्का पर ज्वेलरी और विदेशी करेंसी की जानकारी छिपाने जैसे आरोप थे। अनुष्का पर कथित तौर पर कनाडा से 40 लाख रुपए कीमत की हीरे की अघोषित ज्वेलरी लाने का आरोप था। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के बाद समीर ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एनआईए में बतौर एसपी के पद में काम किया। इसके बाद उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI का ज्वाइंट कमिश्नर बनाया गया। 29 मार्च 2017 को समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की और 2019 में समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई जगहों पर लाखों रुपए के ड्रग्स पर छापामारी किया। कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की। इनमें अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे। एक तरफ समीर वानखेड़े को हीरो की नजर से देखा जाता था तो दूसरी तरफ विलन की निगाहों से। यहाँ तक कि समीर वानखेड़े को लेकर ये अफवाहें उड़ने लगी कि अखबारों के फ्रंट पेज में बने रहने और फेम पाने के लिए बॉलीवुड को अपना ज्यादा शिकार बना रहे हैं। अफवाहों के चलते बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल फिर से सामने आया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जेल भी भेजा। नवंबर 2020 में समीर ने ही कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। अब चलते हैं उस मोड़ पर जिसमें एनसीबी एक बार फिर ड्रग्स केस को अंजाम देने के लिए हरकत करना शुरू करती है। गांधी जयंती के दिन इस इवेंट के तहत 2 अक्टूबर को वो क्रूज शाम 4 बजे मुंबई पोर्ट से
गोवा के लिए रवाना होना था और 4 अक्टूबर की सुबह मुंबई वापस आना था। समंदर के ऊपर इस 2 दिन के इवेंट के दौरान क्रूज पर कई कार्यक्रम रखे गए थे। देश विदेश के कई मशहूर डीजे इसमें हिस्सा ले रहे थे। अलग अलग म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने थे और साथ ही खास मेहमानों के लिए खास पार्टी भी रखी गई थी। करीब करीब दोपहर के 3 बजे अरबाज मर्चेंट आर्यन को पिकअप करने मन्नत पहुंचे थे और दोनों रेंज रोवर में क्रूज पार्टी के लिए मुंबई पोर्ट पर पहुंचे थे। इस हाई प्रोफाइल मामले की स्क्रिप्ट पिछले महीने से लिखी जा रही थी। CISF को मिली जानकारी के मुताबिक इसी पार्टी में कुछ लोगों के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि वो लोग कौन होंगे ये जानकारी नहीं थी। सूचना मिलते ही NCB की टीम हरकत में आ गई। इत्तेफाक से बलाट पियर रोड पर, जिस जगह मुंबई में NCB का दफ्तर है, उससे मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जहां से सभी क्रूज रवाना होते हैं। NCB की टीम ने अब सबसे पहले क्रियाक नाम के उस इवेंट की पड़ताल शुरू की, जो दिल्ली की एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। इस दौरान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने 3 तरह की परेशानियां थी। NCB की पहली दिक्कत ये थी कि क्रूज पर करीब 1800 लोग सवार होंगे। अब ऐसे में उसी क्रूज पर सवार होकर इतने सारे लोगों की तलाशी कैसे ली जाए। दूसरी दिक्कत ये थी कि क्रूज पर NCB अफसर बनकर सवार हो नहीं सकते थे, वरना सभी मेहमान पहले से ही चौकन्ने हो जाते। तीसरी दिक्कत ये थी कि अगर मुंबई पोर्ट पर क्रूज के रवाना होने से पहले ही NCB अपना ऑपरेशन शुरू कर देती, तो किसी को रंगे हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाता। लिहाजा NCB के अधिकारियों ने तय किया कि वो मिड सी में, यानी बीच समंदर में अपना ऑपरेशन चलाएंगे। NCB अब तक हर जगह रेड मार चुकी है, मगर बीच समंदर में NCB अपने इतिहास में पहली बार किसी ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही थी। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जरूरी था कि पहले उस क्रूज पर सवार हुआ जाए, जो कि NCB के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि 2 रात और 2 दिन इस टूर पैकेज की सबसे सस्ती टिकट 80,000 और सबसे महंगी टिकट 5 लाख की थी। इस क्रूज पर एक वक्त में लगभग 1800 मेहमान सफर कर सकते थे, जो पूरी तरह से हाउसफुल हो चुकी थी। लेकिन इधर उधर हाथ पैर मारकर इनको 6 टिकट मिल जाती है और बस यहीं से NCB की प्लानिंग शुरू हो गई। NCB की टीम ने सबसे पहले उस क्रूज पर आयोजित पार्टी की कुछ टिकटें खरीदी। फिर प्लानिंग के मुताबिक NCB के 6 ऑफिसर पैसेंजर बनकर उस क्रूज पर सवार हो गए। क्रूज तय वक्त पर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से गोवा के लिए रवाना हो गया। जैसे क्रूज की रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे वैसे पार्टी के लिए आए लोगों का खुमार बढ़ता जा रहा था। जब क्रूज बीच समंदर में पहुंचा, अचानक से NCB के ऑफिसर ने पार्टी में छापेमारी शुरू कर दी। सभी लोगों को घेर कर तलाशी ली गई। CISF से मिली सूचना बिल्कुल सटीक निकली। गोवा जा रहे जहाज में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी हो रही थी। SCB की टीम ने पार्टी से भारी मात्रा में कोकीन, हशीश, MD समेत कई ड्रग्स बरामद किए। कॉर्डेलिया नाम के उस क्रूज पर NCB की ये छापेमारी 7 घंटे तक चली। इन 7 घंटों में NCB ने कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, MDMA की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त करने का दावा किया था। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें किंग खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। सभी लोगों को रविवार को मुंबई लाया गया, जहां 8 लोगों से लंबी पूछताछ की गई और इसके बाद आर्यन खान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। NCB ने इस मामले में जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया था, उनमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा शामिल थे। इनमें से लंबी पूछताछ के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के पास ड्रग्स बरामद हुए थे और NCB को आर्यन खान के पास से किसी प्रकार के इलेजिटिमेट मटेरियल नहीं मिले थे। फिर भी NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और आर्यन पे ड्रग अब्यूज का आरोप लगाया गया। एक नॉर्मल टेस्टिंग से पता लगाया जा सकता था कि आर्यन ने ड्रग्स यूज किया है कि नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े ने वो टेस्टिंग नहीं कराया और आर्यन को हिरासत में ले लिया। समीर वानखेड़े की इन हरकतों से साफ साफ साबित हो रहा था कि इसमें उनकी कोई चाल है, साजिश है। NCB ने आर्यन और उनके दोस्तों को काफी समय तक टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने ड्रग अब्यूज की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन समीर वानखेड़े के द्वारा काफी देर तक टॉर्चर करने पर आर्यन ने ये कबूल कर लिया कि मैंने ड्रग अब्यूज किया है और ये भी माना कि उन्होंने अमेरिका में मारिजुआना का सेवन किया है, लेकिन ये सच नहीं था। अरबाज मर्चेंट ने बयान में बताया कि आर्यन ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और हमें भी ड्रग्स का सेवन करने से हमेशा मना किया।
इधर शाहरुख खान को जैसे ही आर्यन की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उन्होंने मुंबई के मशहूर और पावरफुल वकील अमित देसाई को आर्यन का केस लड़ने के लिए कहा। अमित देसाई एक क्रिमिनल लॉयर हैं। उन्होंने ही सलमान खान का हिट एंड रन केस लड़ा था और उन्हें साल 2002 में रिहाई दिलवाई थी। सलमान खान ने ही शाहरुख खान को एडवाइस दी थी कि अमित देसाई को इस केस को हैंडल करने को दिया जाए। पहले आर्यन और उनके दोस्तों को अदालत ने एक दिन कस्टडी में भेजा था, मगर सोमवार के दिन 4 अक्टूबर को एनसीबी ने तीनों को अदालत में पेश कर 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी, जबकि आर्यन के वकील अमित देसाई ने जमानत के लिए तमाम दलीलें पेश की। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्यन को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। एनसीबी ने फिर से 11 अक्टूबर तक आर्यन की हिरासत की मांग की, पर अदालत ने मांग से इनकार कर दिया और इसके बजाय उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक उन्हें एनसीबी कार्यालय में रखा गया था। कोर्ट ने 7 अक्टूबर की सुनवाई के बाद 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर इसी तरह लगातार तारीख पे तारीख मिल रहे थे। इन्हीं तारीखों के बीच समीर वानखेड़े अदालत में अपने और शाहरुख खान के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को शो किया। व्हाट्सएप मैसेज में शाहरुख खान ने कहा, आपने मुझे मेरे बारे में जो भी विचार और व्यक्तिगत जानकारी दी है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आर्यन कोई ऐसा इंसान बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को गर्व हो। ये घटना उनकी लाइफ में एक अच्छा मोड़ साबित होगी। मैं वादा करता हूँ, एक अच्छे तरीके से। चैट में आगे शाहरुख खान ने लिखा है, थैंक यू आपका, आप एक भले आदमी हैं। प्लीज आज उस पर रहम करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस पर वानखेड़े ने लिखा है, बिल्कुल डोंट वरी। चैट में शाहरुख की तरफ से आगे लिखा गया है, गॉड ब्लेस यू, मुझे आपसे पर्सनली मिलना है और आपको गले लगाना है। जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो प्लीज मुझे बताएं। सच तो ये है कि मैं हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करता रहा हूँ और अब वह कई गुना बढ़ गई है। बिग रिस्पेक्ट। इस पर वानखेड़े ने रिप्लाई किया है, बिल्कुल डियर, हम मिलते हैं, पहले ये सब खत्म हो जाए। 21 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि वह आर्यन खान की अपील पर मंगलवार 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। 26 अक्टूबर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस बीच एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने मामले में 2 आरोपियों को जमानत दे दी और 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मचेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दी। आर्यन को जमानत में छोड़ने की 5 वजह ये थी। पहला ये कि उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। दूसरा ये कि कथित व्हाट्सएप चैट का वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं था। तीसरा, भले ही सच हो, आरोप केवल छोटी मात्रा और उपभोग से संबंधित हैं। चौथा, आर्यन के खिलाफ पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं। पांचवा, भागने की कोई संभावना नहीं। 30 अक्टूबर को आखिरकार आर्यन खान जेल से बाहर आ गए। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर बड़ी संख्या में शाहरुख प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया, जो बड़ी रिलीज का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। हालांकि उन्हें 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन वह 2 दिन बाद ही जेल से छूट गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोर्ट का ऑपरेटिव ऑर्डर 29 अक्टूबर की सुबह ही जारी किया गया था। जमानत आदेश के अनुसार आर्यन खान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते थे और उन्हें मुंबई छोड़ने से पहले मामले के जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। प्रमुख गाथा आर्यन के लिए सुखद अंत के साथ पूरी हुई, लेकिन मामला अभी बाकी है। इसके बाद से ही इस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। इसी बीच 2 लोग ऐसे थे जो एनसीबी का हिस्सा न होते हुए भी काफी चर्चा में रहे। पहले है मनीष भानुशाली। मनीष भानुशाली का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसमें वे अरबाज मचेंट को पकड़ कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बाद में पता चला कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। शक के घेरे में दूसरे शख्स है किरण गोसावी। किरण गोसावी चर्चे में तब आए जब उनकी आर्यन के साथ सेल्फी बाहर आई। ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई। पहले तो लोग चकरा गए कि आखिर ये शख्स कौन है, पर बाद में पता चला कि किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। वही किरण गोसावी पर आरोप है कि गोसावी ने मलेशिया के होटल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर चिन्मय देशमुख नामक व्यक्ति से 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। वहीं पुणे के छावनी पुलिस थाने में दर्ज मामले में गोसावी पर आरोप है कि गोसावी ने वर्ष 2020 में मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लोगों से करीब 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। एनसीबी ने किरण गोसावी और मनीष भानुशाली को इंडिपेंडेंट विटनेस बताया है। खैर, मनीष भानुशाली ने मीडिया की पूछताछ पर एक नया खुलासा किया है। मीडिया के सामने मनीष भानुशाली ने बताया कि एनसीबी ने उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर क्रूज शिप पर छापामारी की। मनीष का कहना था कि उनको क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी की इंफॉर्मेशन उनके एक दोस्त से मिली।
इंडियन रिपोर्ट में मुताबिक उनको ये टिप भोपाल में रहने वाले उनके दोस्त नीरज यादव ने दी थी। अब सवाल ये था कि नीरज यादव को ये जानकारी कहां से मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उनको ये जानकारी उनके एक दोस्त से मिली, जो खुद 1 अक्टूबर को क्रूज शिप की पार्टी में हिस्सा लेने जा रहा था। हालांकि ये साबित नहीं हो सका कि मनीष भानुशाली ने कितना सच कहा और कितना झूठ। इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक नीरज यादव ने मनीष भानुशाली को 1 अक्टूबर की शाम 7 बजे फोन किया। इस फोन कॉल पर बताया कि क्रूज पर ड्रग स्मगलिंग हो रही है। मनीष उस वक्त अहमदाबाद में थे। उन्होंने नीरज को रात 9 बजे कॉल बैक कर बताया कि उन्होंने इस बारे में एनसीबी के ऑफिसर से बात कर ली है। इसके बाद 9:11 को व्हाट्सएप पर बताया कि वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं। 2 अक्टूबर की सुबह 7:14 को नीरज ने मनीष को फोन करके पूछा कि क्या वो मुंबई पहुंच गए। फिर 10:16 पर नीरज ने फिर से मनीष को फोन किया। मनीष ने उन्हें बताया कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं और एनसीबी के 25 लोग उनके साथ हैं। वो लोग एनसीबी की टीम के साथ क्रूज शिप पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद मनीष और नीरज ने आपस में 4 बार फोन पर बात किए। नीरज यादव के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे उन्हें मनीष भानुशाली और किरण गोसावी ने बताया कि शिप पर बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5:14 पर मनीष भानुशाली ने नीरज को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 27 में से 9 रन ले लिए हैं। ये इस बात का कोड वर्ड था कि उन्होंने लिस्ट में शामिल 27 में से 9 लोगों को पकड़ लिया है। शाम 7:14 को मनीष ने नीरज को बताया कि इस रेड में शाहरुख खान का बेटा भी पकड़ा गया है। इन सब बातों के सामने आते ही मीडिया को लगने लगा था कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा था। अभी तक ये ड्रग्स केस का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया था। आर्यन के जमानत के बाद समीर वानखेड़े पर कई कानूनी आरोप लगाए गए। उस समय प्रभाकर सैल के नाम का व्यक्ति उभर कर सामने आया। इसे भी एनसीबी ने किरण गोसावी और मनीष भानुशाली की तरह इंडिपेंडेंट विटनेस बताया था। प्रभाकर सेल ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में कई सनसनीखेज खुलासे के बाद चर्चा में आया था। उसने उस वक्त के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद एनसीबी सवालों के घेरे में आ गई थी और समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया गया था। बाद में एफआईआर के विवरण से पता चला कि समीर वानखेड़े आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ रुपए की उगाही करने की योजना बना रहे थे। एनसीबी ने आर्यन खान के मामले को लेकर समीर वानखेड़े और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू की। एनसीबी की सतर्कता टीम के सूत्रों ने इंडिया टुडे के साथ कुछ चौंकाने वाली जानकारी और पूरी अंदर की कहानी साझा की। सूत्रों के मुताबिक पूजा ददलानी, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, 2 मई की रात पूजा ददलानी ने किरण गोसावी से मुलाकात की और बातचीत के बाद डिमांड को 25 करोड़ रुपए से घटाकर 18 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने किरण गोसावी को टोकन राशि के रूप में 50 लाख रुपए नकद भी सौंपे। लेकिन पूरी डील तब पटरी से उतर गई जब किरण गोसावी के साथ आर्यन खान की फोटो इस जानकारी के साथ वायरल हो गई कि गोसावी एनसीबी अधिकारी नहीं है। अगर आर्यन खान के साथ किरण गोसावी की फोटो वायरल नहीं हुई होती तो समीर वानखेड़े और उनकी टीम 25 करोड़ लेने में सफल हो जाती। आगे बढ़ने से पहले ये फुटेज देखिए। ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो अरबाज को ले जा रहा है उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। नवाब मलिक एनसीपी नेता है और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान सारे पोल खोलते हुए कहा कि समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ के लिए आर्यन खान को फंसाया था, जबकि आर्यन खान निर्दोष है और उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। नवाब मलिक ने ये भी दावा किया कि समीर वानखेड़े 25 लाख रुपए की घड़ियां पहनते हैं। उनके पास मुंबई में 4 फ्लैट और वाशिम में 41,688 एकड़ जमीन भी है। यहाँ तक कि समीर ने अपनी फैमिली के साथ 2017 से 2021 तक यानी 5 सालों में 6 विदेशी यात्रा किए। वे यूके, आयरलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव गए। यहाँ उन्होंने 55 दिन गुजारे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि केवल 8,75,000 रुपए यात्रा में खर्च किए। लेकिन समीर वानखेड़े ने ये झूठ कहा था। दरअसल 8,75,000 बस उनके फ्लाइट की टिकट पर खर्च किए थे। नवाब मलिक ने कहा कि एक ईमानदार और सच्चा ऑफिसर इतने महंगी घड़ी कैसे खरीद सकता है और इतने सारे जमीन और फ्लैट कहां से ले सकते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों को गलत तरीके से फंसा कर करोड़ों रुपए की वसूली की है। धीरे धीरे इस केस में और भी लोगों के नाम सामने आने लगे। पहला है सैम डिसूजा और दूसरा है सुनील पाठक। सैम डिसूजा को एनसीबी ने एलएसडी की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने 10 लाख रुपए की रिश्वत ली।
सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े और वीवी सिंह को ये रकम मिली है। बाद में सैम डिसूजा वानखेड़े के लिए मुखबिर बन गया। उनकी मुख्य भूमिका वानखेड़े के लिए उन लक्ष्यों की पहचान करना था जिन्हें नशीली दवाओं के आरोप में फंसाया जा सकता था। कथित तौर पर उसका इस्तेमाल नकली दवाएं लगाने में भी किया गया था। सुनील पाटली गुजरात का निवासी था। पाटली ने अपने बयान में बताया कि वानखेड़े को क्रूज पर एक रेव पार्टी और पार्टी में शामिल होने वाले हाई प्रोफाइल टारगेट के बारे में सुनील पाटली ने ही सूचित किया था। हालांकि क्रूज पार्टी में आर्यन खान की मौजूदगी की जानकारी एनसीबी को नहीं थी। पाटली पहले से ही सैम डिसूजा को जानता था और जब छापे मारने की योजना बनाई गई तो डिसूजा ने मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को वानखेड़े और उनकी टीम से मिलवाया। इन दोनों लोगों को एनसीबी टीम के लिए हाई प्रोफाइल लक्ष्यों की पहचान करने का काम सौंपा गया था। शुरुआत में एनसीबी के निशाने पर 27 लोग थे, लेकिन जब आर्यन खान को अपने दोस्तों के साथ क्रूज पर देखा गया तो ये संख्या घटाकर 10 कर दी गई। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि मनीष भानुशाली ने ऐसा क्यों कहा कि क्रूज पार्टी की इंफॉर्मेशन उनके दोस्त नीरज यादव ने दी है। ये बात अभी तक एक राज है। 8 जून 2022 को मनीष भानुशाली का एक और केस सामने आया। दरअसल बीते 5 जून को मनीष भानुशाली गुजरात के कच्छ में थे। वहां वो अबडासा तहसील के एक शिव मंदिर में गए हुए थे, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने को लेकर उनकी पुजारी से बहस हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुजारी ने मनीष भानुशाली को मंदिर प्रवेश से पहले जूते उतारने के लिए कह दिया था। बस इसी बात पर मनीष बिगड़ गए और पुजारी को बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक मनीष ने मंदिर के पुजारी से कहा, तू मुझे नहीं जानता है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने शाहरुख के बेटे को ड्रग्स के मामले में फंसाया था। अब तू कैसे रहता है मैं देखता हूँ। भानुशाली के इस व्यवहार के चलते मंदिर के पुजारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। कच्छ के नलिया थाने में लिखित एफआईआर में उन्होंने कहा कि मनीष भानुशाली ने उनको जान से मार देने की धमकी दी है। इन सब खुलासों से साबित हो चुका है कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा था और शाहरुख खान से पैसा ऐंठने के फिराक में थे समीर वानखेड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।